तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अचानक से होजी को खांसी होने लगती है और फिर वो सबके सामने ही बेहोश होकर गिर जाती है। इससे युवन बहुत ज़्यादा डर जाता है और बाकी सब भी शॉक्ड आते हैं। तब हीरंग डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन युवन गुस्से में कहता है कि अगर किसी ने मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया तो उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और हायन को आवाज़ देता है, वो जल्दी से अंदर आता है। तो ये सब देखकर वो भी डर जाता है कि ये सब कैसे हुआ। तो युवन उसे होजू के डैड को बुलाने के लिए कहता है और फिर युवन खुद ही होजू को गोद में उठाकर बाहर गाड़ी तक ले जाता है और रॉयल हॉस्पिटल के बजाय उसे कैसल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ सुंगवॉन भी टीवी में न्यूज़ देखकर चौंक जाता है, मतलब कि उसे इसका कोई आइडिया नहीं था। और जियोंग भी परेशान हो गया था, इसलिए अपने आदमी से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से कांटेक्ट करने को बोलता है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल करके जल्दी से जल्दी उन्हें हॉस्पिटल पहुँचने में हेल्प करे। जल्दी हुई हॉस्पिटल पहुँच भी जाती है, पर उसकी हालत ख़राब थी, पल्स गिरती जा रही थी। उधर जोंग भी हॉस्पिटल के लिए निकलने लगती है, लेकिन स्टाफ को भी चिंता हो रही थी। कहते हैं कि हम भी चलेंगे, हम ऐसे कैसे यहाँ रह सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग यहीं रहो और हुईजू ने जो खाया, जो छुआ, जो पहना, उसे सिक्योर करके रखना, बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना, जो जैसा था वैसा ही रखना। और अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। वहीं आराम ये सब सुनती है तो डर जाती है, जैसे कि उसने कुछ किया हो। उधर होजू की फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसके डैड युवॉन से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। कि तभी डॉक्टर बाहर आते हैं, बताते हैं कि उसे एक मेडिसिन दी गई थी जो हार्ट रिदम की होती है, लेकिन ओवरडोज खतरनाक हो सकती है। पर हमने टाइम रहते हुए ट्रीटमेंट किया, इसलिए खतरा टल गया है। अभी उन्हें एंटीडोट दिया जा रहा है तो कुछ घंटों में ठीक हो जाएंगी। ये सुनते ही हुजू के डैड को इतना गुस्सा आता है कि वो युवान को एक जोर का थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर तो गार्ड्स एकदम से आने लगते हैं, पर युवान उन्हें रुकने के लिए कहता है और डैड भी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम इसे ऐसे नहीं जाने दोगे। वो भी कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को ऐसे हल्के में नहीं जाने दूंगा। वहाँ पैलेस में येरिंग भी परेशान थी, तभी इसकी नौकरानी आती है और सब कुछ बताती है। वो खुद चौंक जाती है कि क्या इसका मतलब किसी ने जानबूझकर हुईजू को जहर देने की कोशिश की थी। इन सब में जियोंग भी परेशान था और गुस्से में था, इसलिए सीधा युवान से मिलने जाता है क्योंकि ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। उस पर चिल्लाता है कि मुझे पता था कि तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हारी वाइफ बनते ही वो बेहोश हो गई, उसकी ये हालत हो गई, तुम एक दिन के लिए भी उसे सेफ नहीं रख पाए। तो वो कहता है कि तभी मैं यहाँ आया हूँ और उसे पैलेस को इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है कि स्टाफ से लेकर रॉयल फैमिली के मेंबर्स तक सबको इन्वेस्टिगेट करो। वो कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, लेकिन वो ज़्यादा गुस्से में था। कहता है कि मैंने जो कहा है वो करो, मैं पैलेस में पब्लिक इंक्वायरी शुरू करने की परमिशन देता हूँ। तो ये बात लेकर जियोंग ईरिंग से मिलता है, पर वो मना करती है कि इससे तो क्राउन की डिग्निटी पर दाग लग जाएगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन आपकी राजा की सुरक्षा के साथ साथ और क्राउन की डिग्निटी के लिए ज़रूरी है और प्रिंस यीवॉन ने इसकी परमिशन दी है। पर वो गुस्सा करती है कि वो कोई राजा नहीं है जो परमिशन देगा, लेकिन वो कहता है कि वो एक रीजन की तरह क्राउन की सेवा करते हैं, इसलिए आप पुलिस को अंदर आने के लिए अलाउ कर दीजिए। तो अब ना चाहते हुए उसे ये बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और स्टेटमेंट देता है कि फिलहाल प्रिंसेस की ट्रीटमेंट हो रही है, यानी कि हुईजू की, वो जल्दी ठीक हो जाएगी और जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं माना जा सकता। इसलिए सरकार एक पब्लिक इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी जिसे पूरी ईमानदारी से कंडक्ट किया जाएगा कि सच सामने आए। वहीं युवॉन के प्राइवेट पैलेस में भी सारे स्टाफ को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था, तो एक एक करके सबसे पूछताछ होती है। वो बताते हैं कि वो बहुत कम खाती थी और सोने में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन आराम यहाँ भी एकदम चुप और डरी हुई लग रही थी। वहीं हुईजू के हॉस्पिटल रूम में हायन के साथ साथ तेजू और दायोंग भी थे, क्योंकि उनके डैड ने हुईजू के होश आने तक उन्हें वहीं रुकने को बोला था। कि तभी हुईजू को होश आता है तो हायन जोंग को इस बारे में बता देता है। वहीं युवान अपने माँ और भाई के मेमोरियल साइट पर आया था, फिर खुद से कहता है कि क्या मैं ज़्यादा लालची बन गया, क्या ये आप लोगों का गुस्सा है। तभी जिनसुक आती है और बताती है कि हुईजू को होश आ गया है। ये सुनते ही वो बहुत तेज़ी में भागता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन लिफ्ट बिजी थी तो सीढ़ी से जाता है और जैसे ही हुईजू को ठीक देता है उसे गले लगा लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन अपने इमोशन कंट्रोल भी नहीं कर पाता, रोने लगता है। कहता है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। तब हुईजू संभालती है, कंसोल करती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बेहोश क्यों हो गई थी। कि इतने में जियोंग आता है क्योंकि अब पूछताछ की बारी युवॉन की थी। उसने कहा था कि पैलेस में सबसे पूछताछ होगी तो उससे भी होगी। फिर जाने से पहले वो हायन को हुईजू के साथ रहने को बोलता है। वहाँ जियोंग हुईजू को उसे जहर देने के बारे में बता देता है कि वो कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं थी, किसी ने जानबूझकर उसका ओवरडोज तुम्हें दिया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इसमें हुईजू को युवॉन का ध्यान आता है कि वो भी मेडिसिन लेता था, क्या तुमने उसे चेक किया। जबकि वहाँ उसकी पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही थी तो उन मेडिकेशन के बारे में पूछने पर युवॉन बताता है कि मुझे इसके बारे में पता है, मैं इसे ले चुका हूँ। और वहाँ हुईजू को ध्यान आता है कि शादी के टाइम जब वो फिसली थी तो दोनों के लिए पीने के लिए गॉबलेट रखे थे, लेकिन वो हिल गए थे, इसलिए ठीक से वापस रखते हुए स्विच हो गए होंगे। मतलब कि वो ड्रिंक असल में युवॉन के लिए रखी थी जो गलती से उसने पी ली, यानी कि उसकी जान खतरे में है। ये सोचकर तो वो निकलने लगती है, पर जियोंग उसे रोकता है, लेकिन वो उस पर चिल्ला देती है कि युवॉन खतरे में है। बाहर जाती है तो हायन उसे जाने नहीं देता क्योंकि युवॉन ने उसे पहले ही कहा था। तब जियोंग कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ।
और वहाँ युवान भी समझ गया था कि शायद टारगेट वो था। कहता है कि मेरी वाइफ ने वो मेडिसिन कभी ली नहीं थी, इसलिए वो बच गई, लेकिन अगर मैं लेता तो अब तक मर चुका होता। इस बीच यिरेंग पियानो बजा रही थी तो उसकी नौकरानी बताती है कि प्रिंस युवान से पूछताछ चल रही है और उनके प्राइवेट पैलेस पर सर्च शुरू हो गया है। वेडिंग से जुड़ी हर चीज़, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी सीज की जा सकते हैं। तो वो उसे सब कुछ पहले संभालने के लिए कहती है कि कुछ भी ना छूटे। वहाँ जियोंग पुलिस स्टेशन जाता है। उसने कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी और ग्रैंड प्रिंस की मेडिकल रिकॉर्ड्स भी। तो उसे पता चलता है कि उन्हें एक्सेस करने वाले लोगों में रॉयल सोल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी थे, जो कि 10 से कम लोग हैं और उनमें से एक रानी माँ का रिलेटिव भी है। तो इसके बारे में पता करने को बोलता है। तभी युवान भी बाहर आता है तो योंग से सजेशन देता है कि तुम्हें जल्दी से पैलेस जाना चाहिए और सुबह होते ही हुजू को पैलेस भेज दिया जाएगा। पैलेस में तुम्हारा पूरा कंट्रोल है और बाकी बाहर का मैटर मैं देख लूँगा। तो फिर वो पैलेस जाता है और जिनसुक से हुजू के रहने के लिए अरेंजमेंट करने को बोलता है कि अब मैं नई पैलेस अटेंडेंट्स असाइन करूँगा और सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा, तो तुम इसकी तैयारी कर लो। अगले दिन हुजू ने भी निकलना था। तब डॉक्टर ने कहा था कि कुछ टाइम तक महल में उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो दायंग उससे मिलने आती है कि मुझे डैड ने भेजा है, पर फिर उसे देखकर कहती है कि तुम बीमार हो, फिर भी इतनी सुंदर लग रही हो। वो हायन से पूछती है, वो भी कहता है कि ये तो हमेशा ही सुंदर लगती हैं। तो अब सबके सामने वो ऐसे बेहोश हो गई थी, बीमार हो गई थी, तो ऐसे जा नहीं सकती थी, इसलिए अपना थोड़ा सा हुलिया बिगाड़ती है जिससे कि वो बीमार लगे, नहीं तो लोग इसमें भी उसे ट्रोल करेंगे। तो दायंग उसे सिखाती है कि उसे मीडिया के सामने कैसे फेस बनाने हैं। पहले तो वो मना करती है, लेकिन बाहर जाते ही अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और बाकी काम उसकी पीआर टीम कर देती है, उसे हीरो बना देती है। इस चक्कर में लोग यिरेंग को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि वो उसके साथ अच्छे से नहीं रहती और अगर हुईजू रॉयल फैमिली में शादी नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। तो यिरेंग देखती है कि लोग हुईजू का साथ दे रहे थे, तो वो भी सबको दिखाने के लिए कि हुईजू अभी बीमार है, इसलिए उसके हिस्से की सारी जिम्मेदारी वो निभाएगी, क्योंकि उसे खुद को एक अच्छी भाभी जो दिखाना है। फिर जैसे ही हुईजू महल में पहुंचती है तो यिरेंग दिखावटी तौर पर उसका अच्छे से वेलकम करती है और ये भी कहती है कि तुम चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लूंगी। वहीं जब प्रिंस को पता चलता है कि यिरेंग ने हुईजू की नई जिम्मेदारियां कुछ टाइम के लिए संभालने की बात कही है, तो वो इस रिक्वेस्ट को ही रिजेक्ट कर देता है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं चाहता कि उन पर कोई बर्डन डाले। उधर हुईजू राजा से मिलने जाती है, क्योंकि वो भी उन लोगों में से एक था जो सच में दिल से हुईजू को पसंद करता था। उसे देखकर तो वो बहुत खुश होता है, पूछता है कि आप ठीक तो हो ना, लेकिन उसे पुलिस के आने की चिंता हो रही थी, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर परेशान था। तो हुईजू उसे बहुत अच्छे से समझाती है कि वो बस सच पता करने आ रहे हैं कि क्या हुआ था। तभी युवान भी आता है तो वो हुईजू को अपने रूम में ले जाता है, जहाँ डॉक्टर्स उसे मॉनिटरिंग करने का सेटअप लगा रहे थे। तो युवान उन लोगों के बारे में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता है जिन्हें हुईजू से मिलने की परमिशन होगी, और वो लोग कुछ ही गिने चुने लोग होंगे। वो बस बोलते ही जा रहा था तो हुईजू उसे अकेले में उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है। ये सुन के तो वो घबरा ही जाता है, पर वो तो बस रिलैक्स करना चाहती थी। उसके आसपास इतने लोगों को देखकर वो परेशान ही हो गई थी। और फिर युवान को अपने मन का डर बताती है कि उसे लगता है कि शायद टारगेट वो था, तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत मुझे नहीं तुम्हें है। वो कहता है कि मुझे पता है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम टारगेट होती तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता, और अगर मैं टारगेट होता तो मर गया होता, इसलिए मुझे ऊपर वाले का थैंक्स करना चाहिए। ये सुनकर तो वो गुस्से में तकिए से उसे मारने लगती है कि ये कैसी बात कर रहे हो, मुझे विधवा बनाकर चाहते हैं, तो मुझे अकेले यहाँ छोड़ना चाहते हो। और रोने लग जाती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हमारा डिवोर्स कैसे होता। लेकिन वो बस हंसता है और उसे शांत कराता है। तब हुईजू को ध्यान आता है कि आते टाइम यिरेंग ने उससे कहा था कि वो उसके सारे काम करेगी। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है। ये सुन के वो स्माइल करने लगती है। अब क्योंकि हुईजू ठीक नहीं थी, इसलिए हाइन और जोंग उसके कामों में उसकी मदद करते हैं। इससे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तब हाइन उसे बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था उसे प्रिंस के प्राइवेट रेजिडेंट के बाहर छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी वो थैंकफुल है क्योंकि वो एक प्यार भरे माहौल में पला बड़ा। उसकी बातें और उसकी पॉजिटिविटी देखकर जोंग का दिल तो धड़कने लग जाता है। वहीं यिरेंग ये सुनकर खुश नहीं थी कि युवान ने उसका रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया है और कहा है कि उन्हें उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी सुंगवॉन उससे मिलने आता है तो वो उसे वार्न करती है कि कुछ टाइम के लिए वो महल से दूर रहे, क्योंकि इससे कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। पर सुंगवॉन को ऐसा नहीं लग रहा था। फिर जियोंग को देखते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से उसे ये पता चलता है कि जैसा हुईजू को शक था, वैसा ही उन गॉबलेट में जहर होने के ट्रेस पाए गए हैं। मतलब शादी की रस्म के टाइम इस्तेमाल हुए उन गॉबलेट के जरिए ही जहर दिया गया था। कि तभी आराम उसके ऑफिस आती है और बहुत डरी हुई परेशान सी लग रही थी। फिर रात में जब हुईजू रूम में थी तो युवान नहाकर बाहर निकलता है, तो उसकी हॉट बॉडी देखकर तो वो उसे देखने लग जाती है। वो भी कम नहीं, उसे छेड़ने के लिए उसके पास आता है। कहता है कि शादी के बाद हमारी ये पहली फर्स्ट नाइट है, तो तुम तैयार तो हो ना। इससे उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है और फिर दोनों साथ में ही सो जाते हैं, क्योंकि वो सोफे पर सोने से मना कर देता है। वो कहती भी है कि सोफ़ा ठीक है तो वहाँ सोने चले जाओ, तो वही बात करता है कि ठीक है तो तुम चली जाओ ना। इससे वो गुस्सा होती है कि यहाँ बीमार मैं हूँ, तो वो उसे अपने पास खींच लेता है, उसे गले लगा लेता है। वो कहती है कि क्या हम ईसीजी मॉनिटर बंद कर दें, लेकिन वो मना कर देता है कि इससे मुझे एहसास होता रहेगा कि तुम जिंदा हो। ये सुनकर हुईजू उसे हल्का सा किस करती है, तो वो उसके माथे पर किस कर देता है और फिर दोनों ऐसे ही सो जाते हैं।
अगले दिन डॉक्टर हुईजू को चेक करते हैं तो बताते हैं कि अब एकदम ठीक है। तब हुईजू को पता चलता है कि हायन उसका नया असिस्टेंट होगा, जबकि जोंग युवॉन की असिस्टेंट बनेगी और वो काफ़ी अच्छे से अपना काम संभाल भी रही थी। इसके बाद हायन और जोंग हुईजू और युवॉन को शादीशुदा जोड़े के तौर पर उनके पहले पब्लिक इवेंट के लिए तैयार कर रहे थे कि सब कैसा होगा, उन्हें क्या क्या करना होगा। ये इवेंट उनके पुराने हाई स्कूल में होना था, तो हो सकता है कि जियोंग स्पीच देगा जबकि युवॉन स्कॉलरशिप देंगे। तब हर चीज़ को जिस तरह से जोंग समझ रही थी, हैंडल कर रही थी, इससे युवॉन काफ़ी इंप्रेस होता है। दूसरी तरफ हायुन हुईजू को उन रूल्स के बारे में बताता है जिनका पालन उसे करना होगा। तभी युवॉन वहाँ आता है तो उसे कपड़े देखकर वो कहने लगती है कि ये कैसे कपड़े हैं, मुझसे मैच भी नहीं कर रहे हैं। इससे वो भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या। वहीं जियोंग भी अपनी स्पीच देने के लिए निकल रहा था कि तभी उसे कुछ ज़रूरी काम आ जाता है, तो वो मैसेज करता है कि उसे देर हो जाएगी और हुईजू से उसकी जगह स्पीच देने के लिए कहा जाता है। वहाँ स्कूल में उसका और प्रिंस युवॉन का बहुत अच्छे से वेलकम होता है और युवॉन ने उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस बदल भी ली थी। फिर स्पीच की बारी आती है तो शुरुआत बहुत अच्छे से करती है कि युवॉन भी प्राउड फील करता है, लेकिन फिर स्पीच के बीच में ही सब लोगों का ध्यान उनके फ़ोन पर चला जाता है और अचानक ही मीडिया भी अंदर घुस जाती है और प्रिंस के साथ हुईजू के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। इससे हुईजू शॉक्ड आती है कि ये बात बाहर कैसे आ गई। वो बहुत घबरा जाती है, कुछ बोल भी नहीं पाती। तो युवॉन उसके पास आता है, सामने से उसे कवर कर लेता है, कहता है कि बस मेरी तरफ देखना। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।